हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के पुराने प्रश्न पत्र। ठीक है, और यहाँ पर हम सीडीपी के 30 प्रश्न करेंगे और आप इन 30 प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ विकसित कर सकते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला पेपर हुआ था हमारा संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का 16 फरवरी को। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर लिया गया है और ये जो सीडीपी के 30 प्रश्न हैं ये केवल आपके जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, आपने सुना होगा कि एक बार फिर से आपको मौका मिलने वाला है एमपी टेट वर्ग 1, 2 और 3 का। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन उन सारे एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हैं कुछ तो रिपीट ही हो जाते हैं और यहाँ से आप अपनी समझ विकसित कर सकते हैं कि किस तरह से आंसर देने हैं। तो यह ना केवल एमपी टेट के लिए बल्कि आपके सभी टेट, चाहे आपका सी टेट हो, रीट हो, सभी के लिए सीडीपी के प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पर हम सारा विश्लेषण करते हुए चलेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और हमें तैयारी अभी से अच्छी रखनी है ताकि हमारा स्कोर बेहतर आ सके। तो यहाँ पर हम 30 बाई 30 की तैयारी करेंगे सीडीपी की। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना सेशन, और आपको सारे क्वेश्चन जो हैं इसके आंसर अच्छे से देखने हैं कि किस तरह से इनके आंसर हमें देने होते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में आपका एमपी टेट ग्रेड 3 का रिजल्ट आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने टफ क्वेश्चन पेपर आए हुए थे। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे और एक अच्छी तैयारी के साथ हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन डेली एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये है हमारी 16 फरवरी का पेपर, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ पर क्या बताना था हमें कि जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा आपके सिलेबस में दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है बाल केंद्रित शिक्षा। अर्थात बालक को ध्यान में रखकर बालक की इच्छाओं, रुचियों, उनकी सभी जो उनकी क्या होती हैं इच्छाएं होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाती है वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ठीक है, और जो गिजुभाई बधेका हैं वो भारत में बाल केंद्रित शिक्षा के जनक माने जाते हैं, और जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा होती है इसके जनक हमारे जॉन ड्यूबी माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि जो बाल केंद्रित शिक्षा हमारी होती है इसमें जो मूल्यांकन हम करते हैं इन 4 ऑप्शन में से सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो यहाँ पर दिया था कि उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। बिल्कुल, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, चाहे बाल केंद्रित शिक्षा हो या प्रगतिशील शिक्षा, उनके लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करना कि बालक ने लक्ष्य कहाँ तक प्राप्त किए। तो ये तो सही है, यहाँ हमें बताना सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। तो फिर दिया है नेक्स्ट ऑप्शन, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी। बिल्कुल, बालक कहाँ तक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है और बालक की उसमें क्या भागीदारिता है, तो ये भी मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, हमें सबसे कम ढूंढना है कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है। फिर दिया है यहाँ किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण। तो आपने पढ़ा होगा मूल्यांकन में सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो यहाँ पर सतत का मतलब होता है रेगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी अंतराल की बात मतलब रेगुलरिटी की बात यहाँ पर की जा रही है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं हो सकते। फिर यहाँ दिया है मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल, तो यहाँ पर केवल स्किल्स की बात की गई है और ये एक नेगेटिव पॉइंट मानकर चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल, मतलब यहाँ पर एक सीमित बात की गई है और सीमित बात इसका आंसर नहीं हो सकता, ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताना था कि बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो वो है हमारा मुख्य सामग्री, ज्ञान और कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। तो आपने पढ़ा होगा अभिवृत्ति क्या होती है, अभिप्रेरणा क्या होती है और अभिक्षमता क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्टीट्यूड की बात की गई है, अभिवृत्ति। तो आपने पढ़ा होगा अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, मतलब किसी चीज को व्यक्ति किस तरीके से देखता है, कार्य करता है उस पर। ठीक है, तो यही बात की गई है कि जो मानव जाति हमारी मानव जाति या मानव समुदाय है उसमें जो अभिवृत्ति होती है वो किस तरह से वितरित है। क्या वितरण सामान्य है? बिल्कुल, सभी में सामान्य वितरण होता है अभिवृत्ति का। फिर उसकी रुचि, इच्छाएं जिस तरह से होंगी वो उस तरह से कार्य करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड दिया है वितरण अस्त व्यस्त है, नहीं, सभी में अभिवृत्ति कैसी होती है, सामान्य, ना कि अस्त व्यस्त। यहाँ विषम दिया है और यहाँ विविधतापूर्ण, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते चलिए कि
कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आगामी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आपको ये सारे टॉपिक कहीं पर नोट करते हुए चलना है, या फिर आपने सिलेबस देखा होगा तो वहाँ पर ये सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो अच्छे से इनको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहते हैं। तो हमने कल एक क्लास ली थी जिसमें हमने सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए CDP की क्लासेस शुरू करी हैं, तो वहाँ पर हमने वाइगॉस्की के बारे में पढ़ा था। तो ऐसा आपका कोई भी टेट एग्जाम्स नहीं जहाँ पर जीन पियाजे, वाइगॉस्की और कोहल वर्ग से 2-2 क्वेश्चन ना आते हों। तो यहाँ पर 2-2 क्वेश्चन मिलाकर टोटल आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं, और ये 6 क्वेश्चन जिन्होंने ये तीनों टॉपिक अच्छे से कवर कर लिए तो उनके 6 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होंगे। ये क्वेश्चन जीन पियाजे से पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को हम क्या कहेंगे। क्या निर्माण कहेंगे? नहीं। नेटवर्क? नहीं। स्कीमा कह सकते हैं। संरचना? नहीं। तो स्कीमा क्या कहते हैं? स्कीमा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 रहेगा, स्कीमा। आपने पढ़ा होगा ज्ञान की संरचना क्या कहलाती? स्कीमा। मतलब हमारे माइंड में कुछ इस तरह से खंड पहले से बने हुए होते हैं और जिसमें हम ज्ञान को संरचित करके रखते हैं, और जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात पूछी गई है कि कोई वस्तु क्या है। मान के चलिए हमें कोई वस्तु दिख गई, ठीक है, और हम उसके साथ कैसे, मान के चलिए कोई वस्तु या कोई व्यक्ति भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलिए कि हमें एक टेबल दिखी, ठीक है, तो ये वस्तु क्या है, तो हमारे दिमाग में पहले से इसकी संरचना क्या है, निर्मित है। तो हम इसको सोचते हैं कि ये क्या है और हम फिर उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, प्रतिरूप। और ये सारी क्रियाएं हमारे दिमाग में चल रही हैं, मतलब मानसिक रूप से, तो इसी को स्कीमा कहते हैं। और ये टर्म किसका है, हमारे जीन पियाजे का है, ठीक है। आज हमारा जो सेशन रहेगा CDP का, ये हमारी 2nd क्लास रहेगी और इसमें हम जीन पियाजे को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार ये क्लास जरूर देखना। आपके सारे जो जिस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी यहाँ पर बताएंगे, और हम क्वेश्चन भी करवाते हैं पिछले पेपर में पूछे गए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 बच्चों की कक्षा है। क्या है, 15 बच्चों की एक कक्षा है और 15 अलग अलग सीखने की शैलियाँ भी हैं यहाँ पर, और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षण इन 4 ऑप्शन में से किस तरह से होगा। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना। 15 बच्चों की कक्षा है, मतलब एक कक्षा है और इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, 15, और 15 सीखने की अलग अलग शैलियाँ भी हैं। तो 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले यहाँ पर बच्चे हैं। तो बाल केंद्र शिक्षण कैसा होना चाहिए, तो जब 15 अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग व्यक्तित्व वाले और शैलियाँ भी अलग अलग हैं, तो एक जैसी शिक्षण प्रणाली तो ये नहीं सीख सकते, क्योंकि एक शिक्षण प्रणाली केवल एक बच्चे पर लागू होगी। तो यहाँ पर जहाँ भी एक मतलब समान, एक समान की बात की गई है वो ऑप्शन आपके गलत रहेंगे। यहाँ क्या दिया है, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना। क्या एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना बना देंगे तो क्या सारे 15 बच्चे सीख जाएंगे? नहीं, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग व्यक्तित्व वाले हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर दिया है प्रत्येक बच्चे को देखकर, बिल्कुल ये हो सकता है। मतलब प्रत्येक को यदि हम देखकर एक पाठ्य योजना बनाएंगे, मतलब प्रत्येक बच्चे की शैलियों मतलब देखेंगे कि किस किस व्यक्तित्व के हैं, फिर इन सब को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी रुचि कहाँ पर है, ये देखते हुए जब हम एक पाठ्य योजना तैयार करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बालक सीख सकेंगे, और यही बाल केंद्र शिक्षा कहलाती है। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन हमें सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। फिर दिया है कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित करते हुए एक पाठ्य योजना। तो केवल यहाँ पर कक्षा की क्षमता की बात की गई है और एक पाठ्य योजना की, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर दिया है एक पाठ्य योजना विकसित करना जो सभी के लिए, एक पाठ्य योजना सभी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको प्रगतिशील शिक्षा और जो आपकी बाल केंद्र शिक्षा है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ विकसित करते हुए पढ़नी है, क्योंकि इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो 6 क्वेश्चन हो गए थे वहाँ पर और 2 क्वेश्चन यहाँ पर मान के चलिए, तो ये 8 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के रहते हैं जो पूछे ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका प्रगतिशील शिक्षा के जनक। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका बाल केंद्र शिक्षा से था, फिर इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन भी बाल केंद्र शिक्षा से है, और ये 5वां क्वेश्चन फिर से आपका प्रगतिशील शिक्षा से आ गया। तो ये 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर बन गए, ठीक है। 3 से ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, यदि आपका लक काम करता है तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन भी इससे देखने को मिलते हैं और आप यहाँ पर CDP में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है।
तो क्या दिया है कि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है हमारी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो होती है, इसके जनक कौन माने जाते। तो ये आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। तो आपको पता होगा जॉन ड्यूवी जो है यहाँ पर दिया गया है, जॉन ड्यूवी, ठीक है। ये प्रगतिशील शिक्षा के जनक हैं जिन्होंने लेबोरेटरी विद्यालय की स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पियाजे। तो आप देख पा रहे हैं अभी एक क्वेश्चन पिछले हमने देखा, यहाँ पर स्कीमा से क्वेश्चन था, यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को क्या नाम दिया है। तो पियाजे ने जो क्षमताएं होती हैं, जो योग्यताएं, तो फिर से यही स्कीमा वाला क्वेश्चन हो गया जो हमारे अंदर पहले से मौजूद होती हैं और हम जो है उसका उपयोग ज़रूरत पड़ने पर करते हैं। तो इनको क्या नाम दिया है इन्होंने, स्कीमा। तो इसका राइट आंसर ज्ञान के जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्कीमा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर अन्वेषण मतलब जो डिस्कवरी, खोज जो होती है अधिगम में, शिक्षक अधिगम के एक डैश की भूमिका निभाते हैं। मतलब जो शिक्षक हैं वो हमारी अधिगम में किस तरह की भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। यहाँ दिया है सलाहकार, समन्वयक, प्रबंधक या प्रेरक। तो आपने पढ़ा होगा फैसिलेटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा समन्वयक की भूमिका निभाते हैं शिक्षक अधिगम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है विशेष शिक्षा किससे संबंधित है। मतलब जो हमारी विशेष शिक्षा होती है वो किसके लिए है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो विशेष शिक्षा होती है, चाहे सामान्य बच्चे हों आपके, चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों। तो यहाँ पर दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए तो विशेष शिक्षा इनके लिए नहीं होती। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षकों की तो बात ही नहीं है। फिर दिया प्रतिभाशाली लोग नहीं। विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, मतलब विशेष तरीके से इनको जो शिक्षा व्यवस्था तैयार की जा सकती है। जैसे विकलांग मान के चलिए कोई दृष्टिहीन है तो उसको उस तरह की सामग्री मतलब विशेष रूप से तैयार की जाएगी, ठीक है। कोई अपंग बालक है तो उसके लिए अलग तरीके से, ठीक है। कोई चल नहीं पाता तो उसके लिए अलग व्यवस्था। तो विशेष शिक्षा किसके लिए बनाई जाती है, जो विकलांग होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है बुद्धिमत्ता जो है डैश बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी होती है। तो यहाँ तीव्रतर विकास की बात की जा रही है, तो कोई बुद्धि नहीं होगी तो वो तीव्रतर विकास कैसे हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मध्यम बुद्धि भी नहीं, यहाँ उच्च बुद्धि राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3। क्यों, क्योंकि जो उच्च बुद्धिमत्ता होगी, जब उच्च बुद्धिमत्ता होगी तभी तो आपका तीव्रतम विकास होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा। ये क्या है, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं। मतलब जो हमारे अधिगम के सिद्धांत हैं, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, हमारे स्किनर का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, तो इसमें जो है माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में, मतलब जो सिद्धांत है इनमें माता पिता जो भूमिका निभाते हैं उनका बच्चों के विकास में क्या योगदान है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या प्रशिक्षकों के रूप में, शिक्षकों के रूप में तो नहीं, क्योंकि शिक्षक अलग होते हैं। अब ये बात अलग है कि किसी के माता पिता ही उसी विद्यालय में शिक्षक है तो वो नहीं होगा, ठीक है। भागीदारी के रूप में ये भी नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं होता है, मतलब जैसे बच्चे को कोई स्कूल में कार्य दिया तो मतलब माता पिता स्कूल में आकर के उसके कार्य को पूर्ण करें, नहीं, ये भागीदारिता होती है, तो ये नहीं है। फिर दिया समर्थक के रूप में, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रशिक्षक, एज ट्रेनर्स के रूप में इनकी भागीदारिता होती है अधिगम सिद्धांतों में, ठीक है, किसकी, माता पिता की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को डैश विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो आपको जो विधियां होती हैं आपकी व्यक्तित्व की वो अच्छे से पढ़नी है, चाहे आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां हो या फिर आपकी व्यक्तिनिष्ठ विधियां हो। किसी तरह की भी जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं, जैसे TET क्या कहलाता है, ठीक है, CAT क्या कहलाता है, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ दिया है समाजमिति विधि, और समाजमिति विधि क्या होती है, तो इसके जनक जो है JL मोरिनो हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को डैश विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, वस्तुनिष्ठ, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि होती है ये। नेक्स्ट है आपका, विलियमसन के अनुसार निम्न में से कौन सा निर्देशन परामर्श का लाभ है। तो आपने CDP का सिलेबस देखा होगा, वहाँ पर पेडागॉजी में दिया है एक आपका टॉपिक निदर्शन और परामर्श, ठीक है। तो ये पूछा गया है विलियमसन के अनुसार, तो यहाँ दिया है भावनात्मक पहलू की बजाय इन्होंने बौद्धिकता पर अधिक जोर दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है आर्थोटिक उपकरणों को मुख्य रूप से किस लिए डिजाइन किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कुछ पूछ लेते हैं। तो ये दिया है आर्थोटिक उपकरण जो होते हैं शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए इनको क्या बनाया, मतलब आर्थोटिक उपकरणों को बनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड रहेगा। शरीर के जो अंग होते हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, इनको सहायता देने के लिए आर्थोटिक उपकरणों को बनाया जाता है। एक बार आप सर्च करेंगे कि आर्थोटिक उपकरण क्या होते हैं तो आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। दिया गया है यहाँ पर छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को, मतलब छात्रों ने जो अधिगम किया है उसके परिणाम के विषय में यदि हम आकलन करते हैं तो वो क्या कहलाता है। मतलब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा निदान और उपचार। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों की यदि हमें किसी समस्या को जानना है तो वो क्या कहलाता है, निदान। और यहाँ पर यही बात की गई है कि परिणाम के विषय में आकलन अर्थात परिणाम के विषय में जानना, फिर उसका निदान उपचार किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या आता है, निदान। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 रहेगा, निदान, ना कि नैदानिक। ठीक है, नैदानिक एक प्रक्रिया होती है जबकि निदान किसी समस्या के कारण को जानना होता है, जानना, और उसके बाद जब हम जान जाते हैं तो उसका उपचार करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वह निदान करता है कि आपको क्या है, इसके बाद वह उसका उपचार करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है। तो आपने इनके 3 चरण, मतलब इन्होंने जो स्तर बताए हुए हैं, एक पूर्व परंपरागत स्तर, फिर परंपरागत स्तर और पश्च परंपरागत स्तर। तो यहाँ पर पूछा है परंपरागत स्तर, तो प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं इन्होंने बताई हुई हैं। तो आपने दूसरा स्तर इनका पढ़ा होगा परंपरागत स्तर, तो उसकी एक अवस्था यहाँ पर पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड रहेगा, सामाजिक सहानुभूति और विवेक। जब हमारे जीन पियाजे वाला टॉपिक हम आज कर लेंगे, आज नहीं होगा तो कल, इसके बाद हम कोहल वर्ग को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोहल वर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आगे भी बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। दिया है निम्न में से कौन सी बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर हम बताते हैं कि कहाँ से बनते हैं। अभी प्रेरणा आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आपका बाह्य अभिप्रेरणा है, कौन सी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन आपका पुनर्वलन से बन जाता है। ठीक है, कौन सा सकारात्मक होता है, कौन सा नकारात्मक होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका कौन से परिवार के, मतलब जो समाजीकरण के साधन होते हैं, पूछ लेता है कौन से प्राथमिक समाजीकरण के साधन है, कौन से द्वितीय बाह्य समाजीकरण के। तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन, तो 8 क्वेश्चन वहाँ हो गए थे और 2 मान के चलिए, ये तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो दिया है बाह्य प्रेरणा, तो बाह्य रूप से यहाँ पूछा है नहीं है। तो वेतन बाह्य रूप से मिलता है, तो ये तो है। प्रशंसा भी बाह्य रूप से होती है, शाबाशी दे देते हैं तो ये भी बाह्य रूप से होता है। ठीक है, तो ये भी उदाहरण है बाह्य प्रेरणा का। फिर दिया है पदोन्नति, ये भी बाह्य रूप से की जाती है। जबकि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं पैशन, मतलब जुनून जो होता है बालक में, पढ़ने का जुनून आंतरिक रूप से होता है। ठीक है, इस तरह से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये बाह्य प्रेरणा नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। और यहाँ पर पूछा है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जुनून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है जब शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मार्गदर्शन और परामर्श में व्यस्त रहते हैं तो निम्न में से क्या सत्य है। यहाँ पर क्या दिया है कि जब एक शिक्षक है जो विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से आपको क्या अर्थ लगाना है, वही जो पिछड़े बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, जो आपके विकलांग बच्चे हो जाएंगे, इनकी मार्गदर्शन और परामर्श दे रहा है, मतलब व्यस्त है। तो निम्न में से क्या सही है। तो क्या शिक्षक का अपना व्यावसायिक विकास स्पष्ट है, नहीं। फिर दिया शिक्षक प्रोत्साहन, मान्यता और क्या पदोन्नति के लिए वो ऐसा कर रहा है, नहीं। फिर दिया है शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्र अधिगम की प्रक्रिया में सुरक्षित और अधिक व्यस्त महसूस करते हैं, ये हो सकता है। फिर दिया है शिक्षक के मार्गदर्शन में छात्रों को विशेष आवश्यक अवधान प्राप्त होता है, मतलब ध्यान, तो ये नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, क्योंकि जब शिक्षक बच्चों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन और परामर्श देता है तो बच्चे भी अपनी सारी विकलांगताएं भूल करके, मतलब अपनी डिसेबिलिटीज भूल करके, और फिर वो सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है आपको थोड़ी सी समझ के साथ में यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं होगा। ठीक है,
दिया है निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा और अनुभव नहीं किया जा सकता। तो आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन भी आपका जीन पियाजे से है, 2 क्वेश्चन आपके स्कीमा से बन गए और एक क्वेश्चन ये, तो 3 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं कभी कभी आपके जीन पियाजे से। ठीक है, तो अच्छे से जीन पियाजे को बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। दिया है निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस समझ को संदर्भित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा और अनुभव नहीं किया जा सकता। तो आपने पढ़ा होगा आंख से ओझल तो दिमाग से ओझल। ठीक है, तो ये जीववाद कहलाता है एनिमिज्म। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 रहेगा। आपने जीन पियाजे की 4 स्टेजेस पढ़ी होंगी, जिसमें आपकी जो पहली स्टेज होती है संवेदी अवस्था जो होती है, ठीक है, 0 से 3 वर्ष की होती है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा बच्चा क्या करता है, इसकी भी जो पहली अवस्था होती है उसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, तो इसकी जो 5वीं अवस्था होती है वहाँ पर इसकी बात की गई है जीववाद की, कि यदि माता दरवाजे के पीछे भी छिप जाती है तो बच्चा जान लेता है कि यहाँ पर मौजूद हैं। यही कहलाता है आपका जीववाद एनिमिज्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 रहेगा, जीववाद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। प्रयत्न त्रुटि अधिगम के थॉर्नडाइक के सिद्धांत ने डैश पर जोर दिया है। मतलब जो अधिगम के सिद्धांत हैं थॉर्नडाइक ने दिया है, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया हुआ था। तो इनका जो सिद्धांत है किस पर जोर देता है, क्या प्रेरणा पर? नहीं, हाँ बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, प्रेरणा पर ही जोर देता है, ना कि पुरस्कार, प्रशंसा और दंड। ये तो आपके पुनर्वलन होते हैं और इन पर जोर किसने दिया है, हमारे स्किनर ने। ठीक है, यहाँ पर पूछा है थॉर्नडाइक ने किस पर जोर दिया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, प्रेरणा। मतलब प्रेरित करते हैं ये बच्चों को सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। दंड और प्रोत्साहन डैश के घटक हैं, किसके घटक हैं? तो दंड और प्रोत्साहन जो हैं ये आपके व्यवहारवाद सिद्धांत के घटक होते हैं, ना कि डिजाइन के लिए तैयार किए जाते, ना मानवतावाद के लिए, ना ही सही। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है निम्न में से कौन कौन से 2 मनोवैज्ञानिक मानवतावादी हैं? तो आपको याद रखना है 2 मनोवैज्ञानिक जो मानवतावादी हैं, एक तो आपके अब्राहम मैस्लो हैं जिन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, एक मास्लो हो जाएंगे और एक हो जाएंगे कार्ल रोजर्स। कौन? रोजर्स, जिन्होंने आपका अनुभवजन्य सिद्धांत दिया है, अनुभवजन्य सिद्धांत अधिगम का। ठीक है, तो ये दोनों मानवतावादी कहलाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया है यहाँ पर, बाल केंद्र शिक्षा। आप देख पा रहे हैं फिर से बाल केंद्र शिक्षा का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन हो गए हैं बाल केंद्र शिक्षा की। क्या दिया है, बाल केंद्र शिक्षा निम्न का उपयोग करता है, विविध प्रदर्शन का, वर्ष अंत मूल्यांकन का, रैखिक प्रदर्शन या फिर अनुशासनात्मक बल का। तो जो बाल केंद्र शिक्षा होती है वो विविध प्रदर्शन को दर्शाती है, मतलब बच्चे को ध्यान में रखना। मान के चलिए एक बाल केंद्र शिक्षा है और उसमें 15 बच्चे हैं, तो क्या एक ही तरीके से इनको पढ़ा देंगे तो क्या सबको समझ में आ जाएगा? नहीं, क्योंकि जब तक विविध तरीके से 15 जैसे बच्चे हैं तो 15 के 15 बच्चों को ध्यान में रखकर जो शिक्षा व्यवस्था तैयार की जाएगी वही बाल केंद्र शिक्षा कहलाती है। तो ये विविध प्रदर्शन का उपयोग करना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका OCD का अर्थ क्या है। तो मतलब जो डिसेबिलिटीज़ है इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कभी आपसे पूछ लेगा ADHD क्या कहलाता है, ऑटिज्म क्या होता है, तो ये डिसेबिलिटीज़ भी आपको पढ़नी है। डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्कैलकुलिया क्या होता है। तो यहाँ पूछा गया है OCD का अर्थ क्या है, तो OCD का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका राइट आंसर होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये क्या कहलाता है, तो बच्चा सोचता कुछ है और कुछ मतलब इसको भ्रम हो जाता है एक तरीके का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समान लिंग मित्रता। मतलब समान लिंग के प्रति मित्रता, मतलब लड़के लड़कों के प्रति और लड़कियां लड़कियों के प्रति डैश के दौरान प्रबलित होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रारंभिक किशोर अवस्था में। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, अर्ली एडोलसेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी परिस्थिति में समायोजित होने वाले बच्चे के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है? मतलब इसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या मतलब, कैसी भी परिस्थिति हो बच्चा उसमें अपने आप को समायोजित कर लेता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्लास्टिसिटी, अर्थात ढलनशीलता। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए IQ स्कोर प्रवृत्त होता है। तो आपने पढ़ा होगा प्रतिभाशालीता का वर्गीकरण, मतलब आपने जो IQ स्कोर होता है टर्मन ने जो बताया था वो पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो 130 प्लस होते हैं, मतलब इनका IQ लेवल कितना होता है, 130 प्लस। कहीं कहीं 140 भी मिलता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सेकंड रहेगा, 130 या फिर इससे अधिक। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनका जो टर्मन का IQ स्कोर वाला वर्गीकरण है वो अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक बालक की वास्तविक आयु इतनी है, मानसिक आयु इतनी है, तो उसका वो मतलब किस वर्ग में आएगा, पिछड़ा बालक होगा या प्रतिभाशाली होगा या समस्यात्मक बालक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शास्त्रीय अनुबंधन, मतलब आपके जो अधिगम के सिद्धांत हैं इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं। फिर आपकी पेडागोजी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, दिया है शास्त्रीय अनुबंधन, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। और आपको पता होगा जो शास्त्रीय अनुबंधन है इसके अन्य नाम होते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। और इसके जनक कौन माने जाते हैं, हमारे IP पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था पैरोटिड ग्रंथि लार एकत्रित करके। ठीक है, जिस पर इनको पाचन क्रिया के क्षेत्र में 1904 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि शास्त्रीय अनुबंधन की प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सीखी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया है वातानुकूलित प्रक्रिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C रहेगा, क्या, ऑप्शन नंबर 3 वातानुकूलित प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी बच्चे की बुद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो ये जीन पियाजे का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा विकासात्मक विधि के जनक जीन पियाजे माने जाते हैं। तो बच्चा जो है वो सक्रिय तरीके से सीखता है, किस विधि में, विकासात्मक विधि में। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, विकासात्मक विधि। तो यहाँ जीन पियाजे के आपने 5 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, जिसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत, जिन्होंने हमारे जीवन की 5 आवश्यकताएं बताई हैं, वो है हमारे अब्राहम मास्लो, जो मानवतावादी कहलाते हैं। ठीक है, इन्होंने शरीर, सुरक्षा, सम्मान, इस तरह से आत्मसिद्धि वगैरह 5 आवश्यकताएं इन्होंने बताई हैं, तो इनका सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कार्यविधि जो ऑपरेशन है हमें जानकारी को मान्य करने में मदद करती है। मतलब कोई मतलब इस तरह की इनमें से कौन सी एक विधि है जो जानकारी को मान्य करती है। तो जब हम किसी चीज़ का अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर लेंगे तो वो एक वैलिड वैल्यू होती है और उसको फिर हम कहीं भी मान्य कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, मूल्यांकन। ठीक है, एवोल्यूशन। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपसारी और अभिसारी, इनमें डाउट रहता है। तो अपसारी क्या कहलाता है, खुले अंत वाला। ठीक है, मतलब कितने भी तरीके से इसे हम सोच सकते हैं, जबकि अभिसारी होता है मतलब एक तरीके से ही इस पर सोच पाना। ठीक है, अभिसारी कहलाता है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे CDP का, निम्न में से पारस्परिक सहयोग किस में अधिक पाया जाएगा। तो समूह में भी होता है, टीम में होता है, समाज में होता है और कक्षागृह में, लेकिन यहाँ पूछा है सबसे अधिक किस में पाया जाएगा। तो टीम में पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि मान के चलिए 2 टीमें बन गई, कोई खेल है, मान के चलिए कबड्डी एक खेल है। ठीक है, इसमें 2 टीमें बन जाती हैं, एक टीम इधर रहेगी, इसमें मान के चलिए 5 बच्चे हैं, और एक टीम इधर रहेगी, इसमें 5 बच्चे हैं। तो इन 5 बच्चों में सबसे ज़्यादा सहयोग पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जीतने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, इनका लक्ष्य है जीतना। इस तरीके से प्रत्येक की बात एक दूसरे मानेंगे। ठीक है, इसी तरह से इनमें पाया जाएगा। तो ये होता है क्या, परस्पर सहयोग। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, एक ही टीम में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। आई होप आपको ये 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगली शिफ्ट के क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे और आपको तैयारी अभी से मजबूत रखनी है ताकि आप एक बेहतर स्कोर कर पाएँ। यदि आपको सेशन आया है पसंद तो सेशन को करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।